नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी और नई शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। 16वीं वीडियो है ये। इसके पहले हमने आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर वीडियोस को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि ये नोट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए वर्ब पर आते हैं। वर्ब का मतलब मैं आपको एक प्रकार से एक्टिविटी कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि हाँ, एक्टिविटी कोई क्रियाकलाप। जैसे आप सोए हुए हैं तो सोकर उठते ही कौन सा काम करते हैं? पहली बात तो उठते ही हैं, तो उठना एक आपका क्रिया है, एक वर्ब है, एक्टिविटी है। उठने के बाद आप खड़े होते हैं तो वो एक एक्टिविटी है। उसके बाद नीचे जाते हैं, अगर छत पर सोते हैं तो नीचे की ओर जा रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वो एक्टिविटी है। यानी कि आपके द्वारा जो भी परफॉर्मेंस की जाती है, बेसिकली ये सभी वर्ब होती हैं। ठीक है, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है, तो ये आपने वर्ब को समझ लिया। आपसे पूछा जाएगा वर्ब देकर कि कौन सी वर्ब है, तो हम ये समझ गए कि बेसिकली यही वर्ब होती हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आपके द्वारा वीडियो को देखा जा रहा है, देखने का कार्य कर रहे हैं, तो यही वर्ब है। ठीक है, तो चलिए वर्ब को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो मेन वर्ब, तो जो मैंने अभी आपको समझाई ये सभी मेन वर्ब हैं। और जब मेन वर्ब प्रयुक्त होती हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ और वर्ब लगती हैं, जिन्हें एक्सिलरी कहा जाता है या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायता देने वाली। तो ये वर्ब एक्चुअली इन मेन वर्ब को सपोर्ट ही करती हैं। ठीक है, तो वर्ब आपने समझा, एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, कार्य का होना पाया जाए। जैसे आपके द्वारा किसी को पढ़ाया जा रहा है, किसी को गाली दिया जा रहा है, किसी को नहलाया जा रहा है, तो ये सभी आपके द्वारा किया गया कार्य ही है, वर्ब ही है। जब वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है जिस पर हम अपना कार्य करें। जैसे मैंने कह दिया कि आप कुछ खा रहे हैं, तो खाने का काम तभी करेंगे जब आपके दांतों के बीच में कुछ हो, यानी कि चाउमीन हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, कुछ होगा तभी तो खाएंगे। अगर कुछ रहे ही ना तो क्या खा पाएंगे बताइए? ऐसे तो मुँह अपना चलाएंगे नहीं, तो कुछ तो चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब कार्य करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसी क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती है, जो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट देकर लिखा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। समझा आपने? जैसे आप जा रहे हैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो जाने के लिए, अब इस काम को करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम गोइंग, यहाँ पर गोइंग अकेले यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ आइसक्रीम पर एक कार्य किया जा रहा है खाने का, तो आइसक्रीम के साथ ईट आ रहा है, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। यहाँ पर ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि ईट के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऐसी वर्ब, ऐसी एक्टिविटी जिसमें ऑब्जेक्ट आए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ऐसी एक्टिविटी जिसमें न आए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा द बर्ड्स BIRDS बर्ड्स आर फ्लाइंग, FLYING, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर फ्लाई वर्ब है और ये अकेले प्रयुक्त हो रहा है, इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, पहले मत लग दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब है फ्रेंड? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। पता है क्यों? क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इंट्रांजिटिव। ये भी मेन वर्ब ही है, लेकिन मेन वर्ब को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। 4 सेंटेंस लिख कर दे दे और पूछ दे कौन सा इंट्रांजिटिव है या कौन सा ट्रांजिटिव है। तो यही समझ लीजिएगा, जैसे हिंदी में आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है वो ट्रांजिटिव, और जो विदाउट ऑब्जेक्ट आती है वो इंट्रांजिटिव। समझा आपने? जैसे आई एम डांसिंग, DANCING, मैं नाच रहा हूँ। अब भाई नाचने के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो लगा नहीं है, ये क्या है फ्रेंड? ये क्या है? आप कहेंगे सर ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट के है। और मैंने जान से मार दिया, आई किल्ड,
अब जान से मार दिया तो किसी को तो मारा हूँ, मैंने ये बात कैसे कह दिया, मैंने जान से मारा तो किसको मारा, आप कहेंगे ना किसको मारा बताइए भाई, तो किसको यहाँ पर पूछना पड़ रहा है, तो मैं लिख दूँगा हर, HER हर। तो यहाँ हर एक ऑब्जेक्ट है, कोई लड़की है शायद, मैंने उसे जान से मार दिया, तो आई किल्ड हर। यहाँ पर हर शब्द जो है इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव होने के सूचक है, तो आप कहेंगे देखिए ऑब्जेक्ट है और इसी को मारा गया है, जाहिर सी बात है यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर किल्ड वर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आपने समझा, तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम आते हैं मेन वर्ब के बाद एक्सिलरी वर्ब पर, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड, सहायता करने वाली वर्ब होती हैं। कैसी सहायता, मेन वर्ब को सहायता करती हैं, मदद करती हैं, उसके वर्तमान में होने पर कुछ और लगेगा, और अगर वो बीता हुआ काल है तो कुछ और लगेगा, और अगर भविष्य है तो शायद कुछ और लगेगा। तो एक्चुअली ये किसी सेंटेंस में वर्ब को सपोर्ट ही करती हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए ही यूज़ होती हैं। हालांकि कुछ अलग केसेस में अलग प्रकार से यूज होता है, लेकिन एक्सिलरी वर्ब यहाँ इसी कंडीशन में हम समझ रहे हैं। जैसे आप अगर बोलेंगे कि मैं दौड़ रहा हूँ तो आई एम, या मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसकी अंग्रेजी बन रही है आई एम गोइंग, तो यहाँ गोइंग के साथ एम लगाना जरूरी है। आई एम गोइंग, यहाँ एम क्या कर रहा है, गो को मतलब कंप्लीट कर रहा है, कैसे मतलब ये बता रहा है कि अभी मेरे द्वारा जाने का काम चल रहा है। अगर मैं यहीं पर ये बात अगर पास्ट की होती तो ये हो जाता आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। तो ये वाज मिस था होता है, वेयर मिस भी था होता है, दोनों मिस था होता है, लेकिन ये वाज एक के लिए होता है और ये कई लोगों के लिए होता है, यानी थे इसको आप कह सकते हैं, कई लोगों के लिए होता है। जैसे आप रास्ते में आ रहे थे और बच्चे आपके घर रो रहे थे, 3-4 बच्चे थे, तो आपने आकर बताया कि बच्चे रो रहे थे, द चिल्ड्रन वेयर क्राइंग। ठीक है, बच्चे चिल्ला रहे थे। तो फिलहाल मैं एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूँ और इसको बता रहा हूँ भाई साहब, 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी होती हैं और एक मॉडल एक्सिलरी होती हैं। वर्ब जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, मेन और एक्सिलरी। मेन में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब एक्सिलरी में मैं 2 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक प्राइमरी और एक मॉडल। प्राइमरी वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाती हैं, जिन पर सब्जेक्ट के नंबर का, जेंडर का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है फ्रेंड, प्रभाव। आप कहेंगे कैसा प्रभाव, तो प्रभाव ये पड़ता है कि अगर टेंस बदल गया, या यूँ कहें कि अगर सब्जेक्ट का संख्या नंबर बदल गया, तो हम इन वर्ब को भी बदल देते हैं। यानी कि बी वर्ब के अंतर्गत या प्राइमरी के अंतर्गत जितनी आती हैं, ये वर्ब बदलने वाली होती हैं, ये फिक्स्ड नहीं होती हैं। और मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, मॉडल वर्ब वे वर्ब होती हैं जिन पर सब्जेक्ट के जेंडर का, नंबर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सभी के साथ लगती हैं। आप कहेंगे नहीं समझ में आया, तो मैं समझा रहा हूँ। अगर आई है तो क्या आई के साथ आप इज लगाएंगे, कहेंगे नहीं सर, इज तो भाई ही के साथ ही लगेगा। जैसे वह मेरा भाई है, या वह, हाँ, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा, लेकिन अगर वह की जगह मैंने यू कह दिया, यानी कि तुम मेरे भाई हो, तो क्या यू के साथ भी इज लगाऊंगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यू के साथ तो सर आपको आर लगाना पड़ेगा, यू आर माई ब्रदर, है ना। यू के साथ आप क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो भाई मेरे इज हो गया केवल ही के साथ लगाने के लिए, वो दे के साथ नहीं लग सकता। यानी कि इज का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान समय में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई के साथ हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे भाई साहब, आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे। तो ये स्पेसिफिक हैं, ये प्राइमरी इसी कारण से हैं क्योंकि ये सबके साथ नहीं प्रयुक्त होते हैं। इन पर इनका प्रभाव, इन पर जो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। अगर यू है तो यू के साथ ना तो एम लग सकता है और ना ही इज लगेगा, ये दोनों नहीं लग सकते हैं यू के साथ। यू के साथ सदैव क्या लगेगा, आर ही लगेगा। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस की, जैसे तुम हो। ठीक है, अगर लड़की कोई है, सी है, तो सी के साथ अगर अकेली लड़की है तो मैं इज का प्रयोग ही करूँगा, ना तो मैं एम का प्रयोग कर सकता हूँ ना तो आर का प्रयोग कर सकता हूँ। सी के साथ भी सिर्फ और सिर्फ इज का ही प्रयोग होगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप कहेंगे कि ये सभी स्पेसिफिक हैं, एक विशेष परिस्थितियों में इनका प्रयोग होता है, सभी के साथ नहीं प्रयोग होते हैं। अगर मैं कैन की बात करूँ, जो कैन आपको दिखाई दे रहा है, तो कैन का प्रयोग सभी के साथ आप कर सकते हैं। आप आई के साथ कर सकते हैं, आप वी के साथ कर सकते हैं, आप यू के साथ कर सकते हैं, आप ही के साथ कर सकते हैं, आप सी के साथ कर सकते हैं, आप दे के साथ कर सकते हैं, आप इट के साथ कर सकते हैं। आप सबके साथ
कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैन को। समझे मेरे भाई? तो यही चीज़ है प्राइमरी और मॉडल का अंतर। यानी आपने ये समझ लिया कि इन दोनों में क्या अंतर है। अभी आपसे कोई पूछे तो सीधे आपको एक लाइन में बताना है कि ये सब्जेक्ट के जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग, और ये मॉडल जो होते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, उन पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, नंबर का उसके। समझे आप? अब इस एम.आर. वर्तमान काल में लगाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में। अगर कोई बात बीत गई तो वाज या वेयर का प्रयोग करिए। अगर अकेला सब्जेक्ट है, एक है कोई, तो वाज, और बहुत ज़्यादा हैं, 2 या 2 से अधिक हैं, तो वेयर, ठीक है। जैसे वे आ रहे थे, वे मतलब ऐसा लग रहा है कई लोग हैं, तो आप कहेंगे सर दे, और दे के साथ वाज नहीं, क्या, वेयर, दे वेयर कमिंग, वे आ रहे थे, ठीक है, तो वेयर आ रहे थे। आपने देखा इसको? तो बी वर्ब इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? बी वर्ब। अंग्रेजी में बी वर्ब के अंतर्गत 5 वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर। याद रखिएगा, पूछेगा कौन सी बी वर्ब है, कौन सी बी वर्ब नहीं है। तो बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर। और टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आती हैं। और टू डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आती हैं। इसको हम टेंस जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे और समझाएंगे भी आपको, ठीक है। तो डू, डज, डिड ये डू के अंतर्गत आती है, हैव के अंतर्गत हैज़, हैव, हैड आता है। अब ऐसे समझ लीजिए हैज़, हैव, हैड पास रखने को या अधिकार के लिए प्रयोग होता है नॉर्मल कंडीशन में। अदरवाइज आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैसे मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप अगर सब प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़ेंगे, एक मिनट, ये ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ेंगे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना। ये हेल्पिंग वर्ब के लिए ऐसे आती हैं सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ये मैंने काम खाना खाने का पूरा कर लिया है, तो आई और उसके बाद हैव लगाऊंगा, आई के साथ हैव, आई के साथ हैज नहीं लगेगा, आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और फूड, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। तो ये आपने समझा। डू डज डिड का भी वही कहानी है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है इंडिफिनिट में, ठीक है। तो जैसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का कोई वाक्य ले लीजिए, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगर एक कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, ही है, सी है, किसी का नाम है, जैसे शालिनी मुझे लाइक नहीं करती है, शालिनी डज नॉट लाइक मी, ठीक है, डज नॉट यहाँ पर हो जा रहा है, तो ये इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मॉडल पर, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मैंने कुछ आपके सामने रख दिया है। देखिए मे है, मे का प्रयोग अनुमति मांगने या देने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में जब बच्चे पूछते हैं सर से कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मे आई कम इन सर, अंदर आने के लिए, और बाहर जाने के लिए मे आई गो आउट सर। तो इस प्रकार से वो अंग्रेजी में बात करते हैं, अनुमति मांगते हैं, और आप दे भी दे सकते हैं, यस यू मे, तुम जा सकते हो, ठीक है। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, बादल घिरा हुआ है, बरसात का मौसम है, तो आप कहेंगे कि बारिश हो सकती है। क्या कहेंगे फ्रेंड? बारिश हो सकती है। तो इसके लिए अंग्रेजी बनाएंगे इट में रैन, ठीक है। और अभी कल या परसों भारत का और न्यूजीलैंड से मैच है, तो अगर न्यूजीलैंड से भारत हार जाएगा तो भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है, संभावना है। तो यहाँ पर भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर भारत हार सकता है तो आप कहेंगे इंडिया में लूज़ द गेम, ठीक है। और अगर भारत जीत सकता है तो इंडिया में विन द गेम। तो यहाँ पर मे का प्रयोग आप करते हैं जब किसी घटना के घटित होने की क्या हो फ्रेंड, संभावना हो। और अगर पूरा श्योर हो जाए तो कैन का प्रयोग करेंगे, ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ। और अगला है विशेष के लिए। जैसे आप बूढ़ी औरत का पैर छुएंगे तो बूढ़ी औरत कहेंगे खूब बड़ा हो जाओ, अधिक। छोटे बच्चों को ऐसे बोलती हैं, आपके लिए बोलेंगे चिरंजीवी हो, या इंग्लिश में अगर बूढ़ी औरत बोलती हैं तो बोलेंगी मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। तो किसी के लिए अगर आप दुआ कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं आप अधिक उम्र के लिए, या ऐसे ही कोई भी विश आप मांग रहे हैं, ठीक है, तो मे का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। माइट मे का ही पास्ट होता है, जब आप आगे इसी चीज़ को पास्ट में बनाएंगे तो माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता को बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 100 किलो का एक बाट है उसको उठा सकता हूँ, तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो मेरे शरीर की क्षमता है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ,
ठीक है। और मैं अभी आप पुलिस में अगर फिजिकल देने जा रहे हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है 25 मिनट में, तो आप बता सकते हैं आई कैन रन, ये मैं दौड़ सकता हूँ। ये आपके शरीर की क्षमता है या योग्यता है आपकी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। परिस्थितिजन्य संभावना, परिस्थितियाँ जब बन जाए और ऐसे में कोई कार्य हो, यू कैन कुक ना, तुम अब खाना पका सकते हो, ठीक है। आश्चर्य अगर हो रहा है तो भी, जैसे आप मान लीजिए अपने घर में एक बच्चे को खोज रहे हैं, आपका बच्चा कहीं बाहर निकल गया, आपको पता नहीं है, आप पूरा परेशान है, तो आप कहेंगे अरे मेरा बेटा कहाँ गया, वो कहाँ जा सकता है, वो कहाँ जा सकता है, इतनी टाइम तो नहीं जाता है। मान लीजिए रात को 12 बजे आप खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कुछ देर बाद मान लीजिए मिला आपके बाथरूम में है, तो आप कमरे में खोज रहे हैं, तो आप सोचेंगे कहाँ जा सकता है। आप आश्चर्य खा रहे हैं कि अरे ये क्या है, इतनी रात को कहाँ चला गया, वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है इतनी रात को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे आते हैं मे और कैन। तो मैंने आपको बताया मे में क्या है, कोई कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब आपको पूरा श्योरिटी हो कि नहीं ये हो ही जाएगा या नहीं ही होगा, तो ऐसे में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बादल को देखकर आप बारिश की संभावना अपने दिमाग में सोचते हैं कि भाई बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, तो मे का प्रयोग करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, जब 50-50% का चांस हो तो मे का प्रयोग होगा। लेकिन अगर 100% कोई चांस होता कि नहीं अब ये हो ही जाएगा, जैसे मैं 1 किलो का बाट उठा सकता हूँ भाई, ये पूरा मुझे भरोसा है, 1 कुंटल का भले ना उठा लूँ, 1 किलो तो उठा ही लूँगा ना हाथ से, तो यहाँ पर मैं आई कैन लिखूँगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे पूरा यकीन है कि मैं 1 किलो का बाट अपने हाथ उठा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात होती है कैन और मे में, अंतर ये हो गया आपको। अब शैल और विल का प्रयोग क्या होता है, शैल गा गीगे जब कोई काम फ्यूचर में होने वाला हो, जैसे मैं स्कूल जाऊँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, टेंस की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं स्कूल जाऊँगा तो आई शैल गो, मैं जाऊँगा, ठीक है। और तुम जाओगे तो यू विल हो जाएगा, यू विल गो। याद रखिएगा जब सामान्य परिस्थितियाँ हों तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अब वैसे मॉडर्न ग्रामर में ये ख़त्म कर दिया, सबके साथ विल लगा देता है, ठीक है। और अदर्स के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल आई और वी के साथ भी विल लगा दिया जाता है। ऐसा तब होता है जब आप किसी कार्य को निश्चित ही करने की ठान लिए हैं। जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, अब ये देखिए आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लहजे में कह रहे हैं। अब मैं आज स्कूल जाऊंगा, अपने मन में दुविधा है नहीं है, तो अगर नहीं दुविधा है, मतलब दुविधा है, तो आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन एकदम मूड बना लिया कि जाऊंगा ही जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल, मैं ज़रूर जाऊंगा। तो यहाँ पर जब कोई कार्य बहुत आवश्यक रूप से करना हो या ना करना हो, दोनों ही चीज़ों में आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, ठीक है। यानी नियम उल्टा हो जाता है। और जनरली क्या होता है, और आई और वी के साथ शैल ही लगाया जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अदर्स के साथ, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी आएंगे तो माई फादर विल कम, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी साथ विल। तो मेरे पिताजी आएंगे तो माई फादर विल कम, ठीक है। तो ये शैल और विल हो गया। अब शुड का प्रयोग कब होता है, ड्यूटी के लिए। ये हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है। ऐसे में हम इनका वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है भाई, ठीक है। या आप टीचर हैं अगर, तो आप, या अगर आप स्टूडेंट हैं अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको डेली स्टडी करनी चाहिए, आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप पढ़ें रोज़। अब कर्तव्य किसी के लिए हो जाता है, ये कर्तव्य आपके स्वयं के लिए, आप अपने देश के लिए कर्तव्य को मान सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर्तव्य कुछ मान सकते हैं। तो जो भी कर्तव्य है आपका, चाहिए के केस में आप शुड का प्रयोग करेंगे, समझे आप, सीधी सी बात। अब उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, आप उसको एक्सपेक्टेशन कर लीजिए, अनुमान कर लीजिए, एडवाइस कर लीजिए, सलाह कर लीजिए। आप रोज़ सिगरेट पी रहे हैं, मैं कह दिया अरे तुमको भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, यू शुड नेवर स्मोक, कभी भी आपको सिगार नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड नेवर स्मोक, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है, आपसे आपकी ड्यूटी या एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है, आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाई आप बड़ों का सम्मान करेंगे, तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो अध्यापक अगर आप हैं तो आपको टाइम से स्कूल जाना चाहिए, आपकी ड्यूटी है, यू शुड ऑलवेज गो टू स्कूल इन टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, हम बूढ़े आदमी आपके घर में हैं, आपके बाप पिताजी माताजी बूढ़े हो गए हैं,
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें रिस्पेक्ट करें, आप उन्हें लव दें, ठीक है, जिस तरह से वो आपको बचपन में लव देते थे। तो वी शुड लव अवर एल्डर्स, वी शुड लव अवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप को प्यार करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एक प्रकार से। तो ये आज इतना वर्क मैंने फिनिश कर दिया। वर्क में ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ लोग पूछते हैं कोर्स कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार। वीडियोस को आप देखा तो करिए, लोग देखते नहीं है तो अपने को अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप लोगों तक शेयर करिए वीडियो को, करेंगे भी आप, और अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, और सही वे में कंप्लीट कराऊँगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण के साथ। गुड बाय।